नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चले बात कर लेते हैं हम खबरों की। तो उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। कार्यक्रम का समय जो है वो शाम 4 बजे रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकाना स्टेडियम में तैयारियां की जा रही है। अब मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। अब इकाना स्टेडियम में प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर योगी की पार्टी नेतृत्व के साथ मंत्रणा हो चुकी है। यूपी में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को क्रमशः पर्यवेक्षक व सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को मुख्यमंत्री के गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर बाद आयोजित होगा। करीब 20 साल बाद उत्तर प्रदेश अब एक और इतिहास रचने की ओर है, जहां पर योगी सरकार दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है। और इसी इकाना स्टेडियम में 6 दिन बाद ये इतिहास रचा जाएगा। यहाँ पर शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है। कई बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, केंद्र के मंत्री सब यहाँ पहुंचेंगे। और इसके बाद माना यह भी जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी न्योता दिया गया है। देखना होगा कि उनमें से कौन से नेता इस शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं। लेकिन ये पहले आयोजन ऐसा होने जा रहा है, ऐसा शपथ ग्रहण होने जा रहा है जिसमें नेताओं के अलावा आम जन को भी बुलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें जो लाभार्थी रहे उत्तर प्रदेश के उनको भी मौका दिया जाएगा कि शपथ ग्रहण का हिस्सा बने वो। और इस स्टेडियम की खासियत है कि 50,000 ज्यादा इसमें कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा जो मैदान है उसमें भी जो मंच सजेगा वहां पर करीब 20,000 आदमी बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं 70,000 लोग गवाह होंगे इस शपथ ग्रहण के 2.0 के। योगी आदित्यनाथ की जो 2.0 सरकार चलने जा रही है ये उसके गवाह बनेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काना स्टेडियम की हैं, जहां पर तैयारियां काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं और 6 दिन बाद यहां पर आयोजन होना है। कई अधिकारी लगातार यहां पर आवाजाही बनाए हुए हैं, यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। नवनीत सहगल यहां पर भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, वो भी जायजा ले रहे हैं। हर घंटे पे पूछा जा रहा है अधिकारियों से कि तैयारियों का क्या हाल है। और इसके अलावा जो अमित शाह हैं वो भी माना जा रहा है कि 21 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे और कैबिनेट में कौन नेता शामिल होने जा रहे हैं उसको लेकर मंथन करेंगे। माना जा रहा है कि 2 ऐसे पुलिस अफसर हैं जो माननीय हो चुके हैं, उनको मौका दिया जाएगा। और कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको इस कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, जिसमें दयाशंकर सिंह और शलभ मणि त्रिपाठी जैसे नाम हैं जिनको पहली बार मौका मिलेगा, जो योगी सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। 25 से ज्यादा लोग यहाँ पर शपथ लेंगे, जिसमें राज्य और कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे। और उसके बाद तय होगा कि उनको कौन से विभाग दिए जाएं। तो फिलहाल तैयारियों को जो सिलसिला है वो पूरा हो चुका है और देखना होगा कि कब ये शपथ ग्रहण का जो मंच सजता है उसकी तस्वीरें हम तक पहुंचेंगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक दोई, जनता टीवी लखनऊ। 21 साल की उम्र में घर से निकलकर एक लड़के ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपनी एक पहचान बनाई है और ये कोई और नहीं बल्कि बुलडोजर बाबा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पहचान कैसे बनी और कैसा रहा उनका ये सफर, देखिए योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर अब तक के दिलचस्प किस्से। मैं आदित्यनाथ योगी किसने सोचा था कि 21 साल की उम्र में जो लड़का घर से नौकरी करने की बात कहकर निकलता है वो एक दिन इतिहास रचेगा। किसने सोचा था कि जिस लड़के की प्रतिभा से प्रभावित होकर महंत अवैधनाथ उन्हें मठ और राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, वो एक दिन प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री जनता के दिलों में जगह बनाकर अपनी एक अलग ही पहचान बनाएगा। जी हाँ, 1993 में पौड़ी गढ़वाल से 21 साल का एक लड़का घर से नौकरी करने की बात कहकर निकलता है। इसके बाद वो सीधा यूपी के गोरखपुर धाम पहुंच जाता है। इस लड़के की प्रतिभा को देखकर गोरखपुर धाम के महंत अवैधनाथ उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं। फिर 1 साल बाद 1994 में ये लड़का महंत अवैधनाथ से गुरु दीक्षा प्राप्त करता है।
इसी वक्त इस लड़के का नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया जाता है। 1998 में एक रोज महंत अवैधनाथ उन्हें मठ और राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ 1998 में ही गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते और जीतते भी हैं। इस चुनाव को जीतकर महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ सबसे युवा सांसद बनकर दिल्ली आते हैं। बस इसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ ना तो कभी रुके ना कभी थके और साल 2014 तक 5 बार सांसद बने। फिर 18 मार्च 2017 को फैसले की उस शाम 5:30 बजे योगी आदित्यनाथ की किस्मत बदल गई। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। सीएम बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ की तुलना दिग्गज नेताओं से होने लगी। योगी का फोकस शुरुआत से ही अयोध्या, मथुरा, काशी पर ज्यादा रहा और फिर माफियों की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा कर योगी बन गए बुलडोजर बाबा। अब 2022 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके फिर एक बार प्रदेश में बुलडोजर बाबा की वापसी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन की हार के बाद राष्ट्रीय लोकदल में भी बड़ा तूफान मच गया है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। मसूद ने रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को लेटर लिखकर यूपी चुनाव में टिकट बेचे जाने से लेकर दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने 7 पेज के लेटर में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मसूद ने अखिलेश से गठबंधन तोड़ने की भी सलाह दी है। मसूद ने खुले खत में लिखा कि वो 2015-16 में चौधरी अजीत सिंह के आह्वान पर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जी के मूल्यों और जाट मुस्लिम एकता के साथ किसानों, शोषित वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने को रालोद में शामिल हुए थे। 2016-17 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मसूद ने आगे कहा कि उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के बुरे दौर में अथक कोशिश की है। मसूद ने चंद्रशेखर रावण के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे दलित वोट गठबंधन से छिटककर बीजेपी में चले गए। उन्होंने जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पर सुप्रीमो कल्चर अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि संगठन को दरकिनार कर दिया गया। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर चुनाव बाद भी चर्चा में है। सुबह एक फोटो ने ओम प्रकाश राजभर को फिर से चर्चा में ला दिया है, जिसमें बताया गया कि ओम प्रकाश राजभर की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई है और वो जल्द ही बीजेपी के साथ जा सकते हैं। शपथ ग्रहण में भी शामिल होने से लेकर उनके बेटे को मंत्री तक बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई। लेकिन कुछ ही घंटों बाद ओम प्रकाश राजभर ने इन खबरों को मात्र अफवाह बताया है और कहा है कि वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ हैं और अभी से 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। 2022 के चुनाव में बयानों को लेकर चर्चा में रहे ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में है। माना जा रहा है कि वो अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है इसको जानेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी से साथ हमारे मौजूद हैं। सर, कितनी सच्चाई है कि आपकी मुलाकात हुई, कितनी चर्चा है इस बात को लेकर? ये जो चर्चा है निराधार है, ये फेक न्यूज़ है और ना मैं किसी से मिला हूँ और मैं समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के साथ हूँ और हम लोग 24 की तैयारी में लगे हैं। अभी सामने स्थानीय निकाय चुनाव नॉमिनेशन हो रहे हैं। 21 तारीख से नॉमिनेशन में प्रत्याशियों के साथ हम लोग हैं और 28 को हमारा उनका खुद एक कार्यक्रम लगा हुआ है। विधानमंडल की बैठक के लिए कोई चर्चा है कि 25 तारीख को उनकी बैठक होनी है, क्या उसमें सुभाषपा के जो विधायक हैं वो भी शामिल होंगे? समाजवादी पार्टी की जो बैठक होने जा रही है। नहीं, वो समाजवादी पार्टी की बैठक है, मोर्चे की बैठक नहीं है। हमने चर्चा किया था तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी की बैठक कर रहे हैं, हम लोग आगे चल करके और 2-3 दिन बाद ज्वाइंट मीटिंग करेंगे। तो आपने तो सिरे से नकार दिया कि अमित शाह से कोई मीटिंग नहीं हुई। क्या दिल्ली जाना हुआ, कोई बातचीत आपकी, कहीं कुछ फोन पे, कहीं कुछ चर्चा? दिल्ली गए महाराज, हमको हो गया होगा कम से कम 2 साल, 1-2 दिन नहीं 2 साल। हम दिल्ली जेबा नहीं करते और कोई काम ही नहीं है दिल्ली जाने का, तो क्या करें। तो मतलब पूरी तरह से निराधार खबरें हैं ये सब खबर निराधार है, कोई ऐसी बात नहीं। आगे की क्या रणनीति? एमएलसी का चुनाव है, फिर पार्षदी का निकाय चुनाव है, फिर उसके बाद 2024 है। स्थानीय निकाय चुनाव हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशी खड़ा कर दिए हैं, जगह जगह घोषणा हो गई है, उसमें हम लोग प्रचार प्रसार में लग गए हैं, अपने नेताओं को लगा दिए हैं
और जो आने वाला जो है चुनाव लोकसभा का, उसकी तैयारी में हम लोग हैं। बड़े पैमाने पर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे एक गठबंधन बनाने की तैयारी में हैं। मतलब राष्ट्रीय स्तर का मतलब हो गया 2024 की तैयारी है। किस तरह का गठबंधन है ये, क्या किस तरह के नेताओं से बातचीत हुई अभी? अभी बातचीत नहीं हुई, बातचीत लोग कर रहे हैं। जैसे ममता जी भी चाहती हैं एक गठजोड़ बने, कांग्रेस भी चाहती है, केजरीवाल जी भी चाहते हैं, उद्धव ठाकरे शरद पवार भी चाहते हैं, सब नेता चाहते हैं। तो सब लोग मिल करके लड़ा जाए, क्या दिक्कत है। 2022 के चुनाव बीते हैं अभी, क्या लगता है क्या वजह रही, कहाँ चूक हुई जो सत्ता से दूर हो गए फिर एक बार? उसकी समीक्षा हो रही है, विधानसभावार समीक्षा हो जाती, रिपोर्ट आ जाएगी तो आप लोगों को बता देंगे कहाँ चूक है। तो फिलहाल अभी 2024 की तैयारी है, और जो एक और गहमा गहमी है इस बीच कि विधानमंडल का नेता कौन होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, तो इसको लेकर क्या चर्चा हुई है अभी अखिलेश यादव के साथ? उस पर हमारा हक नहीं है चर्चा करने का, उनकी पार्टी का विषय है, वो अपनी पार्टी के जिसको तय कर देंगे, उनका विषय हमारा विषय नहीं है। तो संगठन में अभी कोई बदलाव आपको लगता है कि आपके हैं या समाजवादी पार्टी में कुछ दिखता है क्या बदलाव? नहीं, बदलाव कोई नहीं है। तो फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की तैयारी पूरी तरह 24 पे है और अखिलेश यादव के साथ है 100%। देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर के साथ तौर कहना है कि कोई जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कोई भी खबर की पुष्टि नहीं करते ये, और इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही ये दिल्ली गए फिलहाल, और आगे की रणनीति को लेकर पार्टी और जो सहयोगी दल है उनके साथ बातचीत चल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पार्टी कितना बेहतर कर पाती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर कंदोई, जनता टीवी लखनऊ। इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रिपीट होते ही सपा नेताओं पर एक्शन भी शुरू हो गया है। यूपी पुलिस कानून का उल्लंघन करने वाले सपा के नेताओं के गिरबान पर हाथ डालने से भी नहीं कतरा रही। ऐसा ही एक मामला बस्ती जनपद में उस वक्त देखने को मिला जब 1-2 नहीं बल्कि 8 थानों की फोर्स सपा से सदर सीट से चुने गए विधायक और जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव के घर छापा मारने पहुंच गई। भारी संख्या में फोर्स के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सपा विधायक महेंद्र यादव पर आरोप था कि उन्होंने बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख राम कुमार का अपहरण किया है। इस मामले में पुलिस ने कलवारी थाने में पहले सपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर बंधक ब्लॉक प्रमुख को बरामद करने के लिए कार्रवाई शुरू की। सपा विधायक के घर प्रमुख राम कुमार की लोकेशन मिली, जिसके बाद तत्काल फोर्स उन्हें मुक्त करवाने के लिए पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही सपा विधायक ने दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कुछ देर के बाद यहां पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और मजबूरन सपा विधायक महेंद्र यादव को बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख राम कुमार को पुलिस को सौंपना पड़ा। बहादुरपुर के ब्लॉक प्रमुख राम कुमार और उनके पूरे परिवार को कई महीनों से बंधक बनाया था। इसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने रात में कार्रवाई की है, उनके घर से निकाला है और अपहरण का एफआईआर किया है। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ और आम जनमानस के खिलाफ गतिविधियां चलाई गई हैं, जिला प्रशासन की गाड़ियों को रोक करके चेक किया गया है। जिला अधिकारी, एसडीएम और अन्य चुनाव में जुड़े हुए संबंधित तमाम अधिकारियों का। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर रविवार को फैसला हो सकता है और इसके लिए बीजेपी ने राज्य के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक को बुलाया है। पार्टी ने राज्य में 47 सीटें जीती है और अब राज्य के सीएम को लेकर माना जा रहा है कि कल फैसला हो सकता है। इसके लिए बीजेपी ने सभी विधायकों को 20 मार्च को देहरादून बुलाया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कल राज्य के नए सीएम को लेकर फैसला हो सकता है। राज्य में अभी तक सीएम के नाम पर फैसला नहीं हो सका है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के दिल्ली दौरे के बाद राज्य का सियासी तापमान बढ़ गया है, क्योंकि कोश्यारी के संघ और बीजेपी में अच्छे संबंध हैं और राज्य में धामी को सीएम बनाने के वक्त भी कोश्यारी दिल्ली पहुंचे थे। वहीं कोश्यारी को धामी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। पहाड़ पर दावेदारी, अब किसकी बारी? ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं जो नाम यहां पर चर्चाओं में है। मदन कौशिक जिनका नाम चर्चा में है, बीजेपी उत्तराखंड के अभी अध्यक्ष हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। धन सिंह रावत श्रीनगर सीट से विधायक हैं। सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं केंद्र में और राज्य में। इसके अलावा गणेश जोशी जो मसूरी से रिकॉर्ड बनाकर फिर से चुनाव जीते हैं, जिनका नाम भी इसमें शामिल है। धामी खटीमा से चुनाव हारे हैं, लेकिन इनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। कश्मीर फाइल्स को लेकर हरीश रावत ने ट्वीट किया है। हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि द कश्मीर फाइल्स 1990 में कश्मीर में बर्बरतापूर्ण जो अत्याचार घटित हुआ, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मारा गया, नरसंहार हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनको अपने घर गांव, अपनी उस प्यारी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा, जिसकी स्मृतियां आज भी उनके मानस में अंकित है।
कश्मीर फाइल्स उसका एक कथानक है। इस पर राजनीतिक विवाद की गुंजाइश, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से हम मिलजुल कर ही लड़ सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं।